सुनिए ना, कोई भी चीज गलत लगे तो आप मुझे बोल दीजिएगा। आप भी सुनिए। जिसमें लिखते हैं कि घोर आपत्तिजनक शब्द लिखते हैं आप यहाँ पर और आवाज उठाई है। हमारा दायित्व बनता है पूरे 60 पार्षदों का और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जो कि लोग बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं होते, हर चीज में झूठ बोलते हैं। अधिकार देखी है, इसलिए फिर से चुनाव लड़ना पड़ा और तीसरी बार इस सदन में आने का सौभाग्य मिला। गुमास्ता नगर निगम द्वारा नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त दुर्ग के हम नगर निगम में जो है मोतीलाल सभागार में है। आप देख सकते हैं आज जो है निगम के जो अंतिम सभा है, इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जो है चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा। इस अंतिम बजट की जो प्रतिक्रिया है, जहां पर पक्ष और विपक्ष जो बैठी हैं, दोनों में किस तरह से यहां पर घमासान मचा हुआ है अपने कार्य को लेकर कि किसने किस समय में कौन से कार्य किए, उसका सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जो है फर्राटेदार रहा और कितना एक हंगामा भरा रहा, इसको हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये हुआ। और कुछ बातें हैं जो पक्ष विपक्ष के लोग किए हैं और सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि आने वाले समय में चुनाव का दौर शुरू होने वाला है, तो अंतिम चुनाव की जो प्रतिक्रिया है उस पर क्या बोलते हैं और किसने क्या कार्य किए और किसने नहीं किए हैं और कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम यहाँ के MIC मेंबर से लेकर यहाँ के पार्षद और कुछ यहाँ पर आज की सभा में उपस्थित दर्शकों से भी हम बात। मैं काशीराम कोसरे, वार्ड नंबर 22 से पार्षद। कोसरे जी, आप जैसे कि बता रहे थे कि ST और SC पर जो है वार हुआ है शब्दों को लेकर, जी शब्दों तो सभा में किस तरह से अपमानित महसूस किए हैं? अपमानित इसलिए महसूस किए हम कि इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, दुकान नहीं बिक रही है। सामान्य वर्ग के लोग, भाई सामान्य की तो और दुकानें हैं, वो क्यों नहीं बिकी? सिर्फ आप आरक्षण को ब्लेम लगाएंगे, ST OBC विकलांग सैनिक को के ऊपर जाएंगे आप, है ना? जो भी दुकान हो आरक्षण में, वहाँ पर 100 दुकानें बची है। 100 दुकान तो आरक्षण में नहीं होगा। कितने दुकान बेचना था, किसको कितना देना था, जिस पर जो है बाकी दुकान से मेरे को इधर से जानकारी लेना पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन उसमें कम से कम 20-30 दुकानें, 100 दुकान बची है आरक्षण के हिसाब से। सभी आरक्षण को मिलाएंगे 33 दुकान लगभग आरक्षण में आएंगे, विकलांग से लेकर के सैनिक, सैनिक से लेकर के OBC और ST SC, है ना? बाकी दुकान तो सामान्य है। इन्होंने सीधा सीधा डायरेक्ट लिखा है आरक्षण के कारण, मतलब आप आरक्षण को दोषी दे रहे हैं कि हम आरक्षण में आए हैं तो हमको दोषी दे रहे हो आप। कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है, दिल्ली से लेकर के कहीं भी। सिर्फ एक समुदाय का काम करती है, वो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस कौन सा समुदाय का काम करती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये चूक किससे हुई है? चूक ये निगम से हुई है। इसका जो जिम्मेदार महापौर परिषद के लोग हैं, महापौर जी हैं। ये कृत्य नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो अच्छी जगह दुकान होगी आरक्षण की, उसको सामान्य वर्ग देना चाहते होंगे जिससे पैसा मिले। सामान्य आदमी ST SC का पैसा दे नहीं सकते, भाई उसको ये करते कम से कम उसका दुकान का कम कर देते रहे, ऐसा करते नाम होता। आप आरक्षण पे ब्लेम लगाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? अपने कृत्य को छुपाने के लिए, जी, अपने नाकामी को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आरक्षण का कारण बना रहे हैं, आरक्षण को कारण बना रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक शब्द है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। नरेंद्र बंजारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं नरेंद्र बंजारी जी, आप लगातार एक सवाल कर रहे थे कि गुमास्ता लाइसेंस को लेकर के खुलने और बंद होने का समय को लेकर किस तरह का समस्या आता है और नियम कानून क्या कहती है? सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी व्यक्ति जब सर्वप्रथम दुकान खोलता है तो सबसे पहले गुमास्ता लाइसेंस, फूड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। वैसे समय में वो सबसे पहले नगर निगम आता है और नगर निगम को चक्कर काट के जब वो लाइसेंस बना के जाता है तो उसकी दुकान खोलने का समय और बंद होने का समय निर्धारित नहीं होता, जिसके कारण से रात को पुलिस गश्त के दौरान किसी का दुकान ज़बरदस्ती बंद करा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं होता कि दुकान खोलने का समय और बंद होने का समय नगर निगम द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था ये जनता के हित के लिए था कि जब आप लाइसेंस जारी करते हैं, ये अधिनियम में है कि जब भी आप कोई लाइसेंस जारी करेंगे तो उसमें नियम और शर्त सहित जारी किया जाता है। अब आप दुकान का लाइसेंस अब दे रहे हैं, खोलने की अनुमति दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसमें खोलने का और बंद करने का भी समय निर्धारित होता है। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस की महापौर परिषद ने जवाब दिया है वो नेतृत्व विहीन, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो कभी इनकी जानकारी रखते नहीं हैं।
और 5 साल जो भ्रष्टाचारी किए हैं उन्हीं का नतीजा आज है कि वो आज जवाब नहीं दे पाए। अगर समय पर दुकानें अगर बंद नहीं होती तो किस तरह से परेशानी देखने को मिलता है? सर्वप्रथम यह कि बड़े वर्गों को दुकान खोलने की अनुमति रहती है, छोटे वर्गों को पुलिस प्रशासन ज़्यादा सख्ती से उसको बंद कर दिया जाता है। जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में चाहे किसी भी की सरकार हो, जब शराब दुकान खुलने का समय निर्धारित है और बंद होने का निर्धारित है, तो आम नागरिकों की दुकान को खुलने और बंद होने का सुविधा क्यों प्रदान नहीं होता, जिससे वो आकस्मिक जो घटनाएं होती है, अगर महिलाएं कोई जाती कि 10 बजे दुकान खुला रहता है, कोई 11 बजे दुकान, मतलब कोई निश्चित ही नहीं है, जिसके कारण से बहुत सारी घटनाएं होती है। अगर ये निर्धारित हो जाए तो हमारी जनता भी एक निश्चित हो जाती है कि इतने बड़ी दुकान खुलते और इतने बजे बंद हो जाती है। जी जुड़ गए हैं और ये लगातार 15 वर्षों से पार्षद हैं। खोखर जी, अभी 15 साल आप लगातार अपने मोहल्ले के पार्षद रहे। अब अंतिम चरण की ओर आज जो अंतिम सभा हो रही है इस कार्यकाल की, तो आपका कार्यकाल क्या रहा? आगामी दिन में चूँकि आप लगातार लोकप्रिय हैं, लोकप्रियता आप में बहुत है, आपके लोग जो है आपको बहुत स्नेह करते हैं, तो अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि अभी जो है सभा समाप्त की ओर है। देखिए, ये 15 वर्ष हो गए मुझे, मेरे माँ बाप की दुआ से, मेरे वार्ड वालों की दुआओं से मुझे लगातार 3 बार विजय दिलाए और मैंने जो जो वादे अपने वार्ड के विकास के लिए किए थे, मैं लगभग उन वादों को पूरा किया। चाहे रोड का मामला हो, चाहे नाली का मामला हो, चाहे विद्युतीकरण का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो। ये तो चलो कार्य की बात है, इसके अलावा भी कोई तबीयत खराब है, किसी के स्कूल का मामला हो, यानी कोई भी चीज़ हो, मैं अपना वार्ड नहीं अपना परिवार समझ के भी सेवा की है। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आरक्षण अगर हमारा अगला पिछला दोनों होता है, क्योंकि मैं पिछले वक्त से भी आता हूँ, तो चौथी बार इस सदन में ज़रूर आऊँगा, क्योंकि ये विश्वास इसलिए मुझे है कि हम लगातार 5 साल मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित करके हम काम करते हैं। और हमारे राजनीतिक संत माननीय मोतीलाल वोरा जी ने, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी ने एक बात बहुत अच्छी की थी, उस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता कि पद आते हैं पद जाते हैं। आज मैं शहर सरकार में मंत्री, आप सबकी दुआओं से 5 साल मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आज अपना कार्यकाल पूर्ण की ओर है। मुझे बहुत संतुष्ट हूँ मैं कि मैं अपने शहर के लिए बेहतर कार्य करा सका। तो हमारे माननीय मोतीलाल वोरा जी जो राजनीतिक संत रहे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोला था कि पद आते हैं पद चले जाते हैं, पर आदमी को विनम्र रहना चाहिए। उस बात को लेकर मैं जीवन भर विनम्रता के साथ, मोहब्बत के साथ अच्छे एक परिवार के रूप में मैंने सेवा किया और काम किया। और आगे भी अगर मेरे वार्ड वालों ने मुझे मौका मिला और आरक्षण बेहतर रहा, तो आप देखेंगे इस सदन में मैं अपने वार्ड की नहीं, अपने शहर की आवाज़ बनकर गूंजूंगा और एक बेहतर काम कराने का मैं निश्चय लेता हूँ। हमारे साथ जोशी मैडम जी जुड़ गई हैं। पहले बीजेपी की पार्षद रही है, एमआईसी में भी रही है, उसके बाद जो कांग्रेस में चली गई थी और कांग्रेस में भी एमआईसी के अच्छे पोस्ट पे रही है, लेकिन वापस फिर से बीजेपी की तरफ आ गई। ऐसा क्यों? आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जयश्री मैम, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप बीजेपी से कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में आप एमआईसी में भी आ गए और अब पुनः आप बीजेपी की तरफ वापस आ रही हैं? क्या है मैडम, हम लोग जो चुन के आते हैं वो जनता की भावनाओं के अनुरूप काम हम करके देते हैं, तब तो हम लोगों को आना चाहिए। और उस भावना से हम जब आए तो हमने देखा कि लगातार जब हम इतने वर्षों तक काम करते रहे, तो ना हम तो जहाँ 50 सड़क हम हर वार्ड में बनाए बीजेपी शासनकाल में, 5 सड़क बनाने के लिए हम तरस गए। तो एक तो ये बड़ा कारण ये था। दूसरा, मैं सामान्य प्रशासन की प्रभारी, तो मेरे क्षेत्र से जिनका भी नियुक्तिकरण होना या जिनका भी ट्रांसफ़र होना, ये मेरे को बाईपास करके ये लोग लगातार कर रहे थे। आपकी बातों का अनसुनी किया जाता था? लगातार अनसुनी की गई। कोई आप बताइए कि हम एमआईसी के मेंबर होने के बाद भी यदि हम इस्तीफा दे रहे हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, पर मैंने इसलिए छोड़ा, मेरे को मालूम था कि मेरा रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं है, मेरे विभाग का रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि इसको समाप्त करें। आपके कार्यकाल पर प्रश्न कौन करते थे? प्रश्न कौन या आपके काम को कौन रोकता? जलघर। अब ऊपर से निर्देश होगा, इसलिए हर फाइल हमारे सामने आती नहीं थी।
सारी फाइलें डायरेक्ट चली जाती। अंदर में मलाई खाने की बात कर रहे थे, एमआईसी के लोग जो है मलाई खा के बंदर बाट कर देते हैं, ये मलाई वाली बात क्या है? अब ये मलाई वाली वो जाने जो मलाई खाते हो, मैं तो जनता की भावनाओं को लेके आती हूँ। जनता के जिस भावना से चुने जाते हैं उस पे खरे उतरे, इस भावना को लेके आते हैं। जब हमें लगने लगा कि हम जिस सोच के साथ आए थे वो हम हर तरफ से विफल होते चले गए, जबकि बीजेपी के शासनकाल में हमने बहुत काम किया। हाँ, कट इस बात के सभी लोग साक्षी हैं। और अभी हालात ऐसे हो गए थे कि हमें लगने लगा कि हमारा आना नहीं आना कोई मायने नहीं है, कांग्रेस में आना, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हुई और फाइनली हमने देखा कि हम 5 सड़कें भी नहीं बना पाए, जबकि हमने 50 सड़कें बनाई थी बीजेपी कार्यकाल। फिर से आप पुनः वापस आ गई बीजेपी में, तो क्या लग रहा है आपको? आप कर पाएंगी जो आप करना चाहते हैं? हाँ, कम से कम हम जहाँ से करके गए थे और जहाँ हमारा मान सम्मान बढ़ा था, जब हम करने में असफल रहे तो हमको छोड़ देना ही बेहतर था और हमने वो किया। यहाँ पर मतलब घर वापसी आपने कर ली? घर वापसी। और बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, आइए। प्रकाश सेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्षद हैं, उनसे बात करते हैं। जी प्रकाश सेन जी बताइए कि आवारा पशुएं जो है, लोगों का कहना है कि गाय जो है खुले में घूम रहा है, डॉग जो है डॉग हाउस बनाया जा रहा है, लेकिन डॉग को सही स्थान नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप लोगों का किस तरह से कार्य होना चाहिए, लोगों को भी सुविधा? नहीं, आवारा पशु जो घूम रहे हैं रोडों में, उनका आज जवाब मुझे मिला था लिखा हुआ, वो तो हालांकि नंबर आया नहीं मेरा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया था कि ये हम गौठान में छोड़ रहे हैं। आज गौठान की स्थिति आप जान रहे हैं, चारा तक नहीं है आवारा पशुओं के लिए। ये सब निगम की नगर निगम की नाकामी है। आज भी बोल रहे हैं कि पूरे आवारा पशु हम ले जा रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, पुलगांव में, आदर्श नगर में, कोटिया में, बोरसी में, आज कोटिया में 2-3 एक्सीडेंट हुए, लोग मरे, पुलगांव में एक्सीडेंट हुआ, मरे, आवारा पशुओं के कारण है। ये तो निगम की पूरी नाकामी है जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है और बहानेबाजी करके हर सामान्य सभा में इसको टालती है। पैरों वाला क्या था भैया? आज जो है निगम का जो जो सभा हो रही है और इसके बाद आप लोग फिर से जनता के बीच जाएंगे, तो जनता के बीच कौन से वादों को पूरा कर लिए हैं, ये बातें आप लोगों के? हमने जो अपने वार्ड में विकास काम किए हैं और जनता के हित में किए हैं, रोड, नाली, गली, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में जितना भी हमने काम किया है उसको लेके जाएंगे। और जो जितनी भी उनकी परेशानी है, चाहे एक निम्न मतलब जमीनी स्तर की जो भी परेशानी है और ऊपर तक, हमने हमेशा दूर करने का प्रयास किया है। और मेरा एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, आपके माध्यम से बताऊँ। इसमें एक था, मेरे वार्ड में 28 नंबर में एक मुर्गी फार्म है, जिसका पिछले हर सामान्य सभा में विरोध करता हूँ। हर सामान्य सभा में मेरे को यही जानकारी मिलती है कि उसको हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिर्फ वहाँ जाके 1000-2000 का फाइन कर दिया जाता है। आपकी जानकारी बता दें, पिछले वर्ष वहाँ पे पीलिया से 2 लोग बहुत बुरी स्थिति से बीमार हो गए थे, जिसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। इसकी जवाबदारी किसकी होती? निगम प्रशासन की जवाबदारी है। बार बार लोगों को, पूरे मोहल्लों की मांग है, पूरे वार्ड की मेरे 28 वर्ष की मांग है कि उस मुर्गी फार्म को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि निगम में ये कहीं भी लाइसेंस देने का अधिकार नहीं है कि मेन वार्ड में बीच बस्ती के बीच में मुर्गी फार्म खोलने का अनुमति दिया जाए। अभी तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की वरिष्ठ हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि अब हट पाएगा? नहीं, देखिए, बीजेपी की सरकार जरूर है, लेकिन निगम में तो कांग्रेसी सरकार आज भी दायित्व निभा नहीं पा रही है। ये बड़े शर्म की बात है। तो जनहित वाली बात होनी चाहिए, जनता की हित की बात होनी चाहिए। इसमें कांग्रेस और बीजेपी अगर बात ना करे तो जनता हित में अगर बात करे तो जनता हित के लिए क्यों ये पहल नहीं कर रही? बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं, जनता हित की जरूर बात है, लेकिन ये दायित्व नगर निगम सरकार की है, क्योंकि वो हमारा वार्ड नगर निगम में आता है। जब तक नगर निगम का महापौर, मुखिया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। इनकी जवाबदारी है जहाँ भी जनता को कोई तकलीफ पहुँचे उसको दूर करने का। और ये लगातार 4 सामान्य सभा में मैंने इसकी बात उठाई है, उसके बाद भी मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है स्वास्थ्य विभाग प्रभारी भी इसमें मिले हुए हैं। बार बार बोलने के बाद भी नहीं हटा रहे हैं। अभी जो स्वास्थ्य के एचओ आए हैं, आज भी मैं उनसे निवेदन किया, आपने लिखा है कार्रवाई करने का, जबकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वह धड़ल्लेस चल रहा है। कमिश्नर साहब देख के आ चुके, उसके बाद और ये जवाबदारी तो नहीं की है। देख के आंखें मूंदना, जनता की कुछ भी हो, देख के आंखें मूंदना के पीछे पलट कर वापस देखना नहीं है उसको। जनता मरे तो मरे, ये पूरा ये जनता को मारने का ही इनका प्लान है। ये प्लान है, बहुत बेकार अनुभव है मेरा इस नगर निगम का, ये पिछले कांग्रेस शासनकाल का।
इनसे बात करते हैं क्योंकि काफ़ी लड़ाई लड़े हैं इन्होंने। जी अजय वर्मा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी आप बता रहे थे कि करोड़ों रुपया का जो एफडी है निगम ने तोड़ दी और उसमें जो बंदरबाट हो गए, लोगों ने अपने अपने हिस्सा ले लिए, क्या है पूरा मामला? देखिए, पिता जो पूंजी जमा करके रखता है अपने संतान के भविष्य के लिए, बिगड़े हुए संतान को उसे बिगाड़ने में रंच मात्र दुख नहीं होता। ये कृत्य कांग्रेसी परिषद ने इस महापौर ने किया है। 15 वर्षों में छोटी छोटी चीज़ों में नगर निगम कर्मचारियों के भविष्य के लिए, शहर में आपात स्थिति के लिए, पेयजल के बड़े संकट में आने के लिए, इन चीज़ों के लिए जो रुपया हमने बचा बचा के पूर्व महापौरों ने रखा था, उसे केवल और केवल इस महापौर के कार्यकाल में 50 करोड़ रुपए के 50 करोड़ 8,667 रुपए की एफडी को तोड़ दिया गया और न कर्मचारियों की जीपीएफ पटी, न इस शहर में लाइट लगी, न पानियों का संधारण हुआ। मैं जानना चाहता हूं माननीय महापौर से कि आपने नगर निगम को, ये जान गए हैं कि हमें जाना है, इसीलिए ये इस निगम को खोखला करने में जुट गए हैं और इसीलिए इन्होंने एफडी को कारण क्या बताते हैं? क्योंकि जो 50 करोड़ का जो मुद्दा है, छोटा मोटा रकम नहीं है, मुद्दा भी छोटा नहीं, तो कारण क्या बताते हैं? क्योंकि बड़ा अमाउंट है तो कारण भी बड़ा होना चाहिए। देखिए, ये इन्होंने कारण नहीं बताया है। ये मेरे पास 50 करोड़ रुपए का लिखित जवाब है। ये 50 करोड़ रुपए की एफडी इस परिषद ने तोड़ी है, ये साक्ष्य है। इसमें कारण को नहीं बताया गया। 5 साल हमने संघर्ष किया, जनता के हक में आवाज़ बुलंद की, जनता ने उसे स्वीकारा और इसीलिए जनता ने विधानसभा में और लोकसभा में मेरी पार्टी को जिता के भेजा। मैं शुरू से कहता रहा कि यहाँ विधायक का हस्तक्षेप है, पूर्व विधायक का हस्तक्षेप रहा करता था, माननीय महापौर उदासीन रहा करते थे और माननीय महापौर जी को जनता के सुख दुख में रुचि नहीं रही। इसीलिए उन्होंने ये जो मेरे कर्मचारियों के भविष्य के लिए, मेरे जनता के लिए जो रुपया रखा था, उसे उन्होंने तोड़ के कांग्रेस पार्टी का नाम बनाने में और अपने ऐश्वर्यों में उड़ाने में कसर नहीं छोड़ी। इसलिए इस बात की मैं निंदा करता हूँ। इस पैसे को एफडी किसके द्वारा किया गया था? इस पैसे को एफडी पूर्व महापौरों और आयुक्तों के द्वारा किया गया था। लंबे समय से किया गया, लंबे समय से किया जाता रहा है। इस सूची में आपको ये भी मिल जाएगा कि किस दिनांक को एफडी हुआ और किस दिनांक को उसका कितना ब्याज आया। मैं आपको केवल और केवल ये बात दावे, दुरुक शहर में रहना है मोला, झूठ जपाट बोले का आदि नहीं हूँ, जिन बोलूँ तेन खुल्ला बोलूँ और ऐसने रहूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पूर्व के तीनों महापौर कोई एफडी नहीं तोड़े हैं, ये महापौर द्वारा एफडी तोड़ेगी। ये बात की आलोचना भारतीय जनता पार्टी करेगी और ये विषय लेके भारतीय जनता पार्टी पारा पारा में जाही कि गरीब आदमी से ये लगातार टैक्स वसूलने कर रहे हैं और एफडी को तोड़ के ये अपने सुख साधन ऐशो आराम में, अपने नाम लिखवाने में, अपने बोर्ड टंगवाने में खर्च कर दिए हैं। अभी बताया जा रहा है कि टैक्स, अभी पेपर में आज विज्ञापन आया है कि जो टैक्स वसूल करते थे उनको टैक्स न दिया जाए, आम जनता तक ये बातें नहीं गई है। और जो वही कंपनी है जो जाके फिर से टैक्स लेने के लिए लोगों के घर में जाती है, तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि ये टैक्स मुझे इन्हीं को देना है कि जाकर देना है? क्योंकि लेते समय तो है, लोगों ने बताया थे कि आपके पास कंपनी स्वयं घर में जाके टैक्स ले रही है, लेकिन मना करने एक छोटे से पेपर में दे देने से थोड़ा हमें समस्या का हल हो जाता है। आम जनता तो अनभिज्ञ है इस जानकारी से। जिस घर का मुखिया कमजोर होगा उसे पूरा सिस्टम लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। हम शुरू से कहते रहे कि ये महापौर अयोग्य हैं, महापौर अनुभवहीन हैं, ये हम शुरू से कहते रहे और इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि इन्होंने 50 करोड़ रुपए की एफडी तोड़ी, इन्होंने टैक्स वसूली में लगातार बंदरबाट किया, बड़ी संपत्तियों को अपना अभयदान दिया और इसी का कारनामा है। ये परिषद याद किया जाएगा तो इस बात के लिए किया जाएगा कि किसी पेट्रोल पंप का 1100 रुपये टैक्स अंधरा घलो टमड़ के बता देती इसकी पेट्रोल पंप में 1100 नहीं भाई, 11,000 नहीं 1 लाख ले ऊपर टैक्स बनते, तिहते 1100 काटा था। ऐसा स्थिति ये परिषद ला है, ये लगातार भ्रष्टाचार में मतलब व्यक्ति देखकर जी। तो अब जनता की अदालत में जाने का समय आया है, तो इसलिए आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गया। जनता ईमानदारी से मेरी आरोपों पे चिंतन करेगी और अपना फैसला देगी जो मुझे स्वीकार्य होगा। जी, धन्यवाद। बताएंगे सामान्य सभा की आज बैठक हुई है, किस प्रकार के मुद्दों में चर्चा हुई है? सामान्य सभा बैठक नगर निगम की थी और हमारे पार्षद लोग थे। मैं तो आज एक फोटो सेशन के निमित्त ही आया, मैं उस बैठक में उपस्थित नहीं रहा। पूरे अभी कुछ समय से अभी जो है कचरा डंपिंग का मामला गरमाया हुआ है और चूंकि इस बात पर अभी भी ठप्पा नहीं लगा कि कहाँ कचरा डंपिंग होगी। कचरा निष्पादन जो है वो सिर्फ दुर्ग के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के सारे नगरीय निकायों के लिए एक समस्या है।
हर आदमी कचरा तो करता है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके वार्ड या उसके आसपास या उस क्षेत्र में कहीं वो नहीं चाहता कि यहाँ कचरा डले। सरकार के ध्यान में आया है, मैं कई बैठकों में जब गया हूँ तो उसमें भी बात आई है। तो अभी हमारी सरकार ने इंडियन ऑयल के साथ MOU किया है। अभी 2-3 दिन पूर्व भिलाई निगम के साथ MOU इंडियन ऑयल पेट्रोलियम कंपनी ने किया है, और जितने भी गीला कचरा है वो गीला कचरा को अपन निष्पादित करके उसका पेट्रोलियम जो पदार्थ कुछ बने उसमें प्रयास किया जा रहा है। और मेन काम ये है कि हमको अभी गीला और सूखा दोनों कचरा को अलग अलग करना पड़ेगा। गीला कचरा का उपयोग हो जाएगा, सूखा कचरा बाहर सारे कंपनियां बहुत सारे लोग उसको खरीद लेते हैं। तो ये समस्याएं तो है और सरकार इसमें चिंता भी कर रही है। जितना जल्दी हो सके उसको अपन निदान करने की कोशिश करेंगे। दिवाली का समय आ गया है और जो शहर है वो सूना लग रहा है, अंधेरा अंधेरा सा शहर लग रहा है, ऐसे जनता का कहना है। बाजार व्यवस्था भी दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। 5 साल कांग्रेस सरकार थी, 5 साल से अभी भी स्थानीय जो सरकार है उसमें कांग्रेस के महापौर हैं, कांग्रेस के सभापति हैं। 5 साल में इन्होंने एक ट्यूबलाइट नहीं खरीदा है। पिछले गवर्नमेंट में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी, उस गवर्नमेंट में जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने सिर्फ जो चंद्रिका चंद्राकर के समय जो ट्यूबलर पोल थे उसमें झालर लगाने का काम ही इन्होंने किया। जो लाइट प्रतिबंधित था उसी लाइट को इन्होंने खरीदा। उसका खामियाजा आज शहर भुगत रहा है अंधेरे में। LED लाइट के लिए टेंडर भरा गया था पिछले सरकार के समय, जब पूर्व विधायक अरुण बोरा थे तब उसमें टेंडर निकला था, इसमें करोड़ों रुपए का बिजली खरीदने की बात की थी। तो शहर अंधेला है। पिछली गवर्नमेंट में तो बहुत सारी बातें बहुत हुई, मुझे धरातल में एक भी कोई काम नहीं दिखता। आज जनता जब हाहाकार मच गई तो मुझे शायद मैं पहला विधायक होऊंगा जो स्ट्रीट लाइट के लिए अपने निधि 40 लाख रुपये इस निकाय को दिया हूँ, और जिसमें 20 लाख का जो पहले हो गया वो सारे लाइट निगम को मिल गए हैं। और आज मैं अधिकारी जानकारी लिया तो दिवाली के पहले पूरे शहर में पूरे 40 लाख लाइट शहर में लग जाएंगे। भैया विधानसभा चुनाव से पहले CC रोड जो हुआ था उसमें कुछ जगहों पर जो है दरारें पड़ चुकी है, और आपके अभी कार्यकाल में कुछ जगह पे जो CC रोड निर्माण कार्य हो रहा है उसमें बहुत भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? अब चूँकि स्थानीय निकाय है, जहाँ शिकायत आएगी अपन उसको कार्रवाई जरूर कराएंगे। भैया FD जो है करोड़ रुपए, लगभग 50 करोड़ की FD बताया जा रहा है, उसको जो है निगम की तरफ से जो महापौर के द्वारा जो है निगम की जो निधि था, भविष्य निधि था, उनको परवाह न करते हुए उस पैसे को तोड़ दिया गया, उस FD को, जिस पर अभी बवाल सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या कहना चाहिए? अगर 50 करोड़ की FD टूटी है, ये तो बहुत गंभीर अनियमितता श्रेणी में आता है, क्योंकि जो किसी भी निकाय शासन होगा, FD एक सुरक्षा निधि ऐसा होता है जो इमरजेंसी में अति आवश्यक समय में ही के लिए उसको उपयोग में की जाती है, और वो हमारे नगर निगम के कर्मचारियों की एक संचित धन होता है। और मुझे ऐसी जानकारी में है कि चंद्रिका चंद्राकर जी हमारी महापौर जब थी तो उन्होंने 64 करोड़ से ज़्यादा की राशि वो छोड़ के गई हुई थी। अब आपके माध्यम से भी जो जानकारी लग रहा है जरूर उसको संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन 3 बार बीजेपी की महापौर रहे हैं, लेकिन कभी इस तरफ से अनियमितता नहीं पाई गई थी। FD तोड़ने के बारे में बात नहीं किए थे, लेकिन एक बार में जब सत्ता पे बैठी और पैसा ही तोड़ दिए। ये जाँच का विषय है, बिल्कुल हम उसमें संज्ञान में लेकर जाँच के लिए बात करेंगे। जो कमजोर पड़ता है उसको तोड़ दिया जाता है, और जो लोग सक्षम लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है। आप जाइए शाम को आदित्य नगर चौक पे अपनी कार लेके गुजर के दिखाइए, क्यों नहीं ये लोग वहां पे जाके उसको तोड़ते। आप जाइए कारतून रोड तरफ, आप जाइए बोरसी तरफ, इंदिरा मार्केट तरफ, क्यों छोड़ा जा रहा है? वोट बैंक के लिए इतनी घटिया राजनीति क्यों की जा रही है? क्यों नहीं इनको निपटाया जा रहा है एक सिरे से? आज आप शहर में बसने जा रहे हैं, कल उसका फिर वो बोलेंगे कि इसके जगह पे हमको दूसरी जगह दी जाए, हमको हटा रहे हैं। आप जैसे जमीन की ये लोग एजेंट रखे, देखना कहाँ कहाँ प्लाट कटिंग हो रहा है, फिर आदमी भेजेंगे, वसूली होगा। वैसे ही एक आदमी नियुक्त करो निगम से, जहाँ अतिक्रमण हो रहा है तत्काल दूसरे दिन उस पर कार्रवाई करो। उसको क्यों मौका दिया जाता है कि उसको स्थापना इधर जा, चल हटा रहे, चल को वहां जगह दे रहे? ये सिस्टम क्यों किया जा रहा है? अगर आज लगाया है तो आज से कल नहीं होना चाहिए, तो परसों फाड़ के फेंक दो। कोई भी रोड किनारे किसी की बपौती नहीं है कि कहीं भी लगा के दुकान लगा के बैठ जाएगा और धंधा करेगा। वो लोग बेवकूफ नहीं है जो टैक्स बटा रहे हैं और दुकानों पर किराया दे रहे हैं और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रथा को बंद कराइए,
नहीं तो वो दिन दूर नहीं, अगर आप फिर से आ गए तो ओवर ब्रिज के ऊपर भी कोई दुकान लगा के बैठा रहेगा। बहुत बढ़िया। शहर की तरफ अतिक्रमण बढ़ता हुआ अतिक्रमण, ये शहर का इतिहास है। और जब से शहरों का निर्माण होता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र चाहे शहर क्षेत्र हो, अतिक्रमण सतत होता है और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी सतत चलती रहती है। नहीं, आप सजग हैं, आप अपने वार्ड में किसी को, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा मार्केट ही नहीं है, न ऐसा कोई स्थल नहीं है, या व्यवस्थित है आपका वार्ड, लेकिन शहर के प्रमुख मार्गों में आज हम हटाते हैं फल वाले, लेकिन वो फल वाले फिर वही बैठ रहे हैं और वो हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कोई प्रूफ है क्या? कोई प्रूफ है क्या? बंजारे जी कोई प्रूफ है क्या कि हमने बेचा है? अरे व्यवस्थापन कर रहे हैं, व्यवस्थापन भी करते हैं तो आरोप लगाते हैं इनको सब चोरी दिखते हैं। हमको ये हमारे 2-4 सदन के सदस्य हैं, इनको सब चोर दिखते हैं। देखिए बंजारे जी आपको भी समझता है और हमको भी समझता है। हमने भी शहर में 20 साल से नगर निगम की राजनीति कर रहे हैं और जब से होश संभाला है ना, 21 साल से राजनीति कर रहे हैं, सन 1921 से। शहर के जहां भी निर्माण कार्य प्रारंभ होते हैं, लोग इंक्रोचमेंट करना चालू कर देते हैं और उसको हम लोग सतत अपनी निगरानी। निर्माण किया गया है, बाजार विकेंद्रीकरण की दिशा में वर्तमान परिषद द्वारा क्या उपाय किया गया, इसका जवाब दीजिए। प्रभारी कहाँ कर रहे हैं? इसे बंद किया जाना चाहिए। अरे आप इसे सीधे प्रभु स्वामी भक्त के सीधे ये क्या स्वामी भक्त सीधे प्रभु स्वामी मौजूद है और क्योंकि वो तीखा बोलते हैं, वो FIR के आयुक्त से मांग करते हैं, इसलिए उनका मुंह बंद करो। वो सक्षम के लिए वो सक्षम आज रहता है। हेलो प्रभारी जी नहीं बोल सकते उनके लिए। और प्रभारी जी आप कैसे होता तो नहीं था ध्यान उधर क्या है मेरे ख्याल से तो इसका तो महापौर जी इस कार्यकाल में मेरे ख्याल से एक भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हुआ। अरे MIT के प्रभारी जी वो क्या पूछ रहे और आप क्या बदलते हैं? आप तो प्रति के ऊपर आइए, आप थोड़ी बोल रहे वहाँ बोल के पूछो। वर्तमान परिषद द्वारा साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं किया गया है। मैं इसी चीज को हमारे कार्यकाल में एक भी नया कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं किया गया है ना। अरे लेकिन जो निर्माण किया, जो बिना पूंजी बिना जमीन के निर्माण किया, वो जमीन को आपने लाया। लेकिन ये भी बताओ ना। नगर निगम द्वारा जो गुमास्ता लाइसेंस जारी की जाती है, उस गुमास्ता लाइसेंस में दुकान खुलने का समय और दुकान बंद होने का समय क्या उसमें लिखा जाता है या यह अधिकार नगर निगम को है या नहीं, यह प्रश्न पूछा गया है। माननीय प्रभारी महोदय से निवेदन करूंगा कि अच्छी जानकारी प्रदान करें। आदरणीय सभापति महोदय जी, आदरणीय महापौर महोदय जी, आदरणीय आयुक्त महोदय जी, समस्त MIC प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष हमारे भाई वर्मा जी, समस्त हम लाइसेंस देने का काम करते हैं। जब भी कोई लाइसेंस जारी किया जाता है उसमें उसके बाद पूरा सामान्य सभा आप ही कराएगा। लोग भाई सब बाकी आप सब शांत रहेंगे, उनको बोलिए। तो जब आप लाइसेंस देते हैं, चाहे गुमास्ता लाइसेंस हो चाहे कोई भी निगम का, जब आप मकान का भी अनुमति जब प्रदान करते हैं, उसके सब लाइन लिखते हैं, विवाद होने की स्थिति में स्वयं ये निरस्त माना जाए। आपका सवाल क्या है? सुन लीजिएगा भाई, आप सुन तो लो, बोलिए। आप जब आप गुमास्ता लाइसेंस जारी करते हैं तो कौन सी दुकान कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, आपके पास कोई डाटा नहीं है ना, आपके पास तो अधिनियम में यही बोलना है।
अरे भाई आप सवाल करो, जवाब मैं दूंगा। आप सवाल कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। ढंग से नियम को पढ़ लीजिए, आपको जवाब देने नहीं आया है। मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए साहब। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। बोलिए। तो जवाब कहाँ दिए? तो बैठ जाइए, फिर दे दूँ जवाब आपको मैं। मैंने आपको बताया कि हमारा नगर निगम जो है वो सिर्फ गुमास्ता देने का लाइसेंस देने का कार्य है। दुकान खोलने का समय तय करने का हमारा अधिकार नहीं है। आप संबंधित अधिकारियों को बुला लीजिए, बता दीजिए आपको। मैं जवाब दे रहा हूँ। आप से लेकर आज दिनांक तक जितनी बैठकें विभागवार सभी विभागों में बैठक पूर्ण ब्यौरा लिखित में देवे। आपके डर से नहीं रखे भैया, तो आपके आपसे नहीं है, आपके डर से नहीं रखे, आपके डर से नहीं है। कितने प्रभारियों ने बैठक नहीं बुलाई और केवल दीपक साहू बुलाया, इसलिए जवाब दीपक साहू का नहीं है। ये जवाब मुझे दे हमीद खोखर जी, ये जवाब मुझे दे अब्दुल गनी जी, ये जवाब मुझे दे संजय कोहले जी कि कितनी बैठकें आपने अपने विभागों की बुलाई है और आपने बैठक भी बुलाई है। इससे दुरुपसर में काम नहीं हुआ। दीपक साहू जी, ये आपका प्रश्न नहीं है। ये कैसे जवाब दे? ये कैसे जवाब दे? माननीय महापौर जी, खाने का काम किए मीटिंग बुलाने की हिम्मत नहीं की। माननीय महापौर जी, आप अपनी चिंता लागू से भाग रहे हैं। आपने परिषद का गठन किया है, आपके परिषद के सदस्यों ने बैठक नहीं बुलाई। ये शहर विकास के लिए जीता रहा और आपके महापौर परिषद बैठ के आपका गुणगान कर दिए हैं और आप प्रसन्न होते हैं। जिसका सवाल है वो जवाब देगा। आपका भाजपा पार्षद आपने शिक्षा विभाग में बैठक ली, आपने ना गरीबी उपशमन विभाग संगठन को जीता है, उसमें भी उनने बैठक ली। उन्होंने जगह से आप भ्रष्टाचार आगे करना चाह रहे हैं। हम लोग अपने ही नाम ग्रहण करें, हाथ जोड़ के निवेदन कर। सवा 10 मिनट की स्थगित की जाती है और मंत्रियों के कार्यों के आप जवाब दे हैं। धन्यवाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप बंदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। संजय कोहले पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आगे चली तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपी का पूछो कितनी मीटिंग की आज तक? एक मीटिंग नहीं है। इनसे भी जवाब संजय कोहले झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संजय कोहले दुरुपयोग को पानी दो, पानी दो, पानी दो। दुर्व्यवहार को पानी दो, पानी दो, पानी दो। संजय कोहले झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दुर्व्यवहार को पानी दो, पानी दो, पानी दो। आप लोग दे देना। आपने लिया और सभी से पूछ लीजिए और सच्चाई को स्वीकार
हर चीज में झूठ बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं अभी फोकस मतलब आप मलाई खा रहे हो, है ना? हम मलाई खा रहे होते तो हमको छोड़ के आते, हमें मलाई खाना नहीं थी, हम मलाई छोड़ के आए। बताओ कोई मलाई छोड़ के आता है? हमने छोड़ी है, क्योंकि हम इन गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। मेरे को बाईपास करते हुए इनकी खाई में चली जाती है। एक प्रश्न का उत्तर मेरे को नहीं मिलता था, इसलिए मैंने छोड़ा। प्रभारी होने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अरे अगर आप शासन की स्वीकृति भर्ती कर रहे हो, इसका तो जवाब दे दो। कैसे देने की सेटिंग हो रही थी, इसलिए मैंने छोड़ा। एक पे चर्चा हो, उसके पूर्व में सदन में इस बात को रखना आवश्यक समझ रहा हूँ कि हमारे कार्यकाल की यह आखिरी बैठक है। हम सब साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगली बार जब नई सामान्य सभा बनेगी तो कितने लोग रहेंगे, कितने लोग नहीं रहेंगे, जब गर्त में है। मैं 5 साल कोशिश किया हूँ कि मेरे संबंध सबके साथ अच्छे बने रहे, और जहां तक मैं सोचता हूँ मेरे को सफलता मिली है। साथियों, नगर निगम 1981 में गठित हुई। उस वक्त हम लोग नामजद पार्षद थे। 81 के बाद केवल 2004 से 2009 तक मैं नगर निगम से दूर रहा। बाकी मैं 40 सालों के नगर निगम में हूँ। हर उतार चढ़ाव देखा है। शहर की समस्या निरंतर पार्षद के आंखों के सामने घूमती रहती है। एक काम करो, दूसरा काम चालू, दूसरा काम करो, तीसरा काम चालू। एक गली शेड्यूल लाइट बंद चालू करवा, दूसरे गली लाइट। इन समस्याओं से हम 5 साल जूझते रहे हैं, और हमने 5 साल जनता की सेवा करने का संकल्प लिया है। आदरणीय सदन, मैं नगर निगम में 81 से जुड़ा। निरंतर हर कार्यों का मैंने निरीक्षण किया, पाया। इस वर्ष 5 साल में पहली बार 3 साल 4 साल पहले बने 2 भवन, जल परिषद में जो दुकानें बनी और गंज मंडी में जो दुकानें बनी, इन दुकानों में अभी एजेंडा जो आया है कि आरक्षण के कारण दुकानें आवंटित नहीं हो सकती। मैं महापौर जी के परिषद को यह बताना चाहूंगा कि आपकी दुकानें जो आवंटित नहीं हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि दुकान की कीमतें। गंज मंडी और जल परिषद के अंदर की दुकान 30 लाख पैसा है। अब माननीय सभापति जी ने मेरे अनुज और इस सदन के वरिष्ठ पार्षद काशीराम जी को आवाज दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना स्थान ग्रहण करके नेता प्रतिपक्ष का मान रखा और यहाँ स्थान भी रखा। इसके लिए साधुवाद मैं आपको ज्ञापित करता हूँ। ये सूचना आज के इस अंतिम सामान्य सभा में हम सबके मुखिया आदरणीय राजेश यादव जी, सभापति नगर निगम दुर्ग, तत्पश्चात इस निगम के मुखिया, इस शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय धीरज वाग्देवाल जी, 1 मिनट का समय होगा, एजेंडा छूट गया मेरा। अंतिम सामान्य सभा है, इसलिए एजेंडे से ज्यादा संबंधों पे बोलना पसंद करूंगा। हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय मदन जैन जी की चिंता वाजिब है, किंतु शब्दों की गरिमा का हम सब भी ध्यान रखें और साथ ही साथ इस एजेंडे पे बात रखें। 10 साल पार्षदी करे, बात छोड़ दे रहे हम, लेकिन दुर्ग निगम के महापंचायत मुझे कुछ दे या ना दे, इस शहर का भविष्य लिखने का अधिकार देखी है।
इसलिए फिर से चुनाव लड़ना पड़ा और तीसरी बार इस सदन में आने का सौभाग्य मिला। आप सब भी मेरी ईश्वर से कामना है कि पुनः चुनकर इस सदन में आए और बेहतर नीतियां बनाए। आज एजेंडे 3 है माननीय। 5 साल लड़ना झगड़ना चलता रहा है और यदि ये लड़ना झगड़ना चलता रहा है तो केवल इसलिए चलता रहा है कि आपने मेरा व्यक्तिगत बिगाड़ नहीं किया है। मुझे जो लोग सुनाते हैं उस बात को आके मैं सदन में चिल्लाता हूं। इसे प्रेस कुछ भी समझे, इसे लोग कुछ भी समझे, पर ये मेरी अंतरात्मा की पीड़ा है और मेरे भाइयों की अंतरात्मा की पीड़ा है। आज विषय 3 है। इन तीनों विषय में प्रश्नकाल में जो बात आए उनमें गंभीर बातें छुपी रह गई। इस पेड़ों की रसीद लेके इस शहर की जनता घूमती है तो माननीय आयुक्त महोदय आपको केवल व्हाट्सएप में नोटिस भेज के काम नहीं चलाने लेना चाहिए। इस शहर के नागरिकों का रुपया लूटा गया है, आपको तत्काल FIR कराना चाहिए। किस बात का इंतजार करते हैं? आरोप प्रत्यारोप में आज का दिन खराब नहीं करूंगा मैं, केवल और केवल वो बातें कहूंगा जो बातें आवश्यक है। करने धरने की रह गई 150 करोड़ के बाद संजय कोले पानी पिला पाए या ना पिला पाए, इन विषयों पे 5 साल चिल्लाया हूं। आज 15 मिनट चिल्ला के मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसलिए निवेदन है कि हम जब पुनः चुन के आए तो बेहतरी से अपना काम करें। आज मैं सीधे एजेंडे पे आता हूं। एजेंडा का मान एक, तीनों एजेंडे पे नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं अपनी बात रख लूं और तत्पश्चात बाकी विषय पर रख के जलगृह व्यावसायिक परिसर में आरक्षण का विषय आया है। मैं जानना चाहता हूं माननीय प्रभारी महोदय, उन दोनों कॉम्प्लेक्सों में 118 दुकान है। 118 दुकान में आप 18 दुकानें बेच पाए हैं और आरक्षण कितने का दिया है आपने? यदि इस बात की जानकारी मुझे कुछ माननीय सदस्य देना चाहे तो दे सकते हैं। 18 दुकानों में 28 दुकानों में आरक्षण की श्रेणी में, तो 118 दुकानों में 18 दुकानें बिक गई और 100 में से 28 आरक्षित हुई, तो 72 दुकानों को खरीदार क्यों नहीं मिला दुर्ग शहर में? वो तो आरक्षण की परिधि में नहीं थी। माननीय महापौर जी, आपके राष्ट्रीय नेता संविधान जेब में लेकर के घूमते हैं और दिखाते हैं हमसे समाप्त करने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस दृष्टिकोण से आपने इस वर्ग का हक और अधिकार छीनना चाहा है? किस कारण से आपने भूतपूर्व सैनिकों का अधिकार छीनना चाहा है? किस कारण से आपने दिव्यांगों का अधिकार छीनना चाहा है? किस कारण? सभापति महोदय, माननीय महापौर जी, उपस्थित समस्त पार्षदगण, पत्रकार बंधुओं, कर्मचारीगण, अधिकारी बंधु, आज हमारे इस कार्यकाल की सामान्य सभा की अंतिम बैठक बताई जा रही है। हम सब 5 वर्ष में क्या कार्य किए हैं, इसका जवाब जनता हमें आने वाले चुनाव में देगी। हम आपस में अब इस बात को न लड़ें कि ये विपक्ष या पक्ष, ये तो बहुत हो चुका 5 साल में, लेकिन हमें इस बात को ध्यान देना है कि आरक्षण समय पर हो जाना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ है। शासन को चाहिए था पात्रता का आरक्षण अब तक के कर देना चाहिए था। उसी प्रकार की हमारे इस वर्ष की पात्रता निधि तक नहीं आई है। इस पात्रता निधि के लिए हम लोगों ने क्या आवाज उठाई? सभी से मेरे को यहाँ पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि ये पहले नंबर का जो एजेंडा है उससे मेरे समुदाय का लेना देना है, इसलिए मेरे को आना पड़ा। आप इसमें लिखते हैं कि घोर आपत्तिजनक शब्द लिखते हैं आप यहाँ पर, आरक्षण के कारण, ये मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ, आरक्षण के कारण आपकी दुकान नहीं बिकी। ये बहुत अशोभनीय शब्द है कि मेरे आरक्षण को आप ललकार रहे हैं, बहुत अशोभनीय शब्द। आरक्षण के कारण आपने लिखा है, आपकी नाकामी नहीं दिखती कि आपने दुकान कैसे नहीं बिकी। बाकी दुकान 18 बिक गए, बाकी बचा हुआ है, आपने इसमें लिख दिया सिर्फ आरक्षण के कारण। आपने किसका निंदा किया? ST, SC, OBC, विकलांग, ये सभी आरक्षण के पात्र हैं, इनका आपने घोर निंदा किया। मैं आपकी बहुत घोर निंदा करता हूँ।
सदन के माध्यम से पूरे समाज की तरफ से, एसटीएस की तरफ से, ओबीसी की तरफ से। और आप एक तरफ से बात करते हैं, आप विश्लेषण की बात करते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं। संविधान कहाँ है यहाँ पर? आपने सिर्फ कहाँ पे खड़े हैं हम? नगर निगम की आय के स्रोत कहाँ पे है? 1947 के पहले अगर कोई सदन था तो वो नगरीय निकाय थे, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे अहमदाबाद हो। 47 के पहले भी अगर कोई संस्था काम करती थी तो नगर पालिका निगम है, जिसके हम सदस्य हैं। और ये सदस्य हम उस सदन के हैं जहां पे हमको अधिकार है कि हम कर लगा सके, और जहां पे हमको अधिकार है धारा 161 होती है ये हम करों को मुक्त भी कर सकें। हम किसके कर को मुक्त कर सकते हैं ऐसा भी हमें बताया गया। हमारा संविधान, नगरीय निकाय संविधान ये भी बताता है। अगर हम अंदर जाएं तो हमें पता चलता है कि हम किस कर को माफ करवा सकते हैं, किस कर को। कर लगाने का अधिकार 1947 के पहले से अगर किसी संस्था को है तो वो नगरीय निकाय संस्था है। इसलिए उसका उद्देश्य क्या था, क्यों कर लगाने का अधिकार था? इसलिए माननीय सदस्यगण कि हम अपनी संस्था को संचालित कर सकें, आय के स्रोत को हम खुद बना सकें, और हमारे प्राप्त आय के स्रोतों से हम जनता को सुविधाएं प्रदान कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा हम कार्यों का लाभ हमारी जनता को दे सके। इसलिए हमको कर लगाने का अधिकार है। आज हमारे नगर पालिका निगम का ये हाल हो गया है कि हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं पा सकते। हमारे आय के स्रोत इतने कम होते जा रहे हैं कि शासन ने ये बंद कर दो, शासन ने वो बंद कर दो। शासन किसका था उससे मतलब नहीं, लेकिन नगरीय निकायों के अधिकारों को या अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए, उसका हनन करते हुए आय को कम करने का प्रयास हमेशा किया गया, निरंतर किया गया है, चाहे कभी भी हो। तो मेरे साथियों, जब हमें अधिकार है कि आप कर के माध्यम से नगर निगम का आय बढ़ा सकते हैं तो उस अधिकार का उपयोग करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और चूंकि हमें अधिकार दिया गया है तो हम अपने आय कैसे बढ़ाएं इसमें भी हम विचार कर सकते हैं। दूसरी बात है, जब हम मार्केट की तरफ जाते हैं तो हमें आज ये सफलता तो मिली कि भूमि हमारी हो गई, लेकिन पिछले 7 टेंडर निकाले गए, 7 पर निविदाएं नवघर की भी निकाली गई है, गंज मंडी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की भी निकाली गई है, और उसमें कोई निविदा नहीं भरता। निविदा एक नियम अधिनियम के साथ 3 बार से ज्यादा अगर कोई निविदा करता नहीं आता है तो उसके लिए शासन को सूचित करना, शासन के पास भेजना। शायद मेरे माननीय सदस्यगण लोग ने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जब दिमाग में रहता है तो हम उस पर चलते हैं। सुनिए ना, पढ़ा होगा। एक सदस्य अजय वर्मा जी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, मैंने आपकी बात सुनी और आप सुनिए। अत्याचार की बात करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। हम अत्याचार, देखिए मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ यार, आप अत्याचार कहाँ से बोलती है? तो 1.5 घंटे से आप कर रहे हैं, क्या माननीय आप भी सुन लीजिए। एजेंडा पे चर्चा कर रहा हूँ महोदय जी, अगर कोई चीज गलत लगे तो आप मुझे बोल दीजिएगा। सुनिए ना, कोई भी चीज गलत लगे तो आप मुझे बोल दीजिएगा। आप भी सुनिए, एक मिनट बात महोदय, यदि ये भेजना था तो आयुक्त शासन को भेज देते। इसके लिए जैसे MIC का मुहर वो पिछले दरवाजे से जहां जरूरत नहीं आपकी लगवाते रहे, सामान्य सभा में आरक्षण समाप्त करने जैसा अपराध का काम कराने के मेरी मुहर क्यों हमने ना आरक्षण समाप्त करने की बात की है, सभा में लाया गया इस विषय को, ठीक है, इस विषय को सीधे आप सरकार को भेज। अजय वर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष जी, आप बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। आपने सदन की गलतियों को महोदय सुन लीजिए, जिन विषयों पे हमारी आपत्ति हो, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है। गुमराह करके विषय लाया गया है, ये हम कैसे मान लें? बाकी अजय वर्मा जी, आपने अपनी बात कर दी है। आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है इनका। ये आरोप मत करिए कि आरक्षण विरोधी हमारे अरे अजय वर्मा जी, आप बात इनकी सोच आरक्षण विरोधी है माननीय सभापति महोदय, इससे मुझे बीच में आरक्षण की बात किया क्या? आरक्षण की बात किया हूँ क्या? आपने किया, मैंने आरक्षण की बात किया हूँ क्या? सभापति महोदय, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब डायरेक्ट भेज सकते थे, ये चाहते थे कि पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म हो। इनकी भाषा बता रही है। ये महापौर परिषद को गुमराह करके जैसे स्तर परिवर्तन मामलों में सिल लगवाते हैं, क्या आयुक्त महोदय और उनकी टीम ने सामान्य सभा को भी ऐसा समझा?
अरे महोदय जी, आप बैठिए, चर्चा कर रहे हैं, मैं भी चर्चा कर रहा हूँ विषय पे, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। सुनिए नियम क्या बोलता है, इस पर भी अध्ययन कर लीजिए। फिर बिल्कुल अध्ययन करिए। 7 बार हो चुका है, लेकिन हमने कहीं भी समाप्त करने के लिए नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कि अगर हमने राय रखी आपसे, सही बात तो यह इस सदन को अधिकार नहीं है आरक्षण समाप्त करने का। ऐसा विषय क्यों लाया जाता है इस सदन में जिसके लिए समय बर्बाद हो। इसे मानिए, आप लोग को गुमराह करके ले आए तो आप हमें भी मत समझिए कि हम उस पर सील लगा देंगे। कोई किसी को गुमराह नहीं किया नेता प्रतिपक्षी। आप अपने विचार रखे हैं और आप इस विषय पे विचारों को अपने रखने का स्वतंत्र है, और न ही हमने इसके लिए बोला है। और सवाल ये उठता है कि जब इन चीजों पे निगाहें निरंतर होते जा रही है, दूसरी बात है दर कम करने की बात है। तो दर कम करने के लिए हमने कलेक्टर महोदय को कई बार लिखा कि मुख्य मार्ग में पीडब्ल्यूडी मुख्य सड़क क्रमांक 6 में ये दोनों मार्केट है, और कलेक्टर गाइडलाइन ये बोलता है कि प्रमुख मार्गों में कितने मीटर में क्या रेट होना चाहिए। हमारा अधिकार उसमें रेट कम करने का नहीं है। कलेक्टर गाइडलाइन को बदलने का अधिकार कलेक्टर गाइडलाइन को और शासन को है। हम सिर्फ उनको बोल सकते हैं कि इस पर दर कम करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारी दुकानें बिक जाए और नगर निगम को उसकी आय प्राप्त हो। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मतलब इसमें ये चीजें हो। हम तो हमारा प्रयास ये है कि दर भी कम हो जाए। दर कम करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा था।